जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इंडिया के अंदर हर व्यक्ति का सेविंग बैंक अकाउंट है। दोस्तों, आपके पास में अगर सेविंग बैंक अकाउंट है तो उसके अंदर कुछ पैसा भी पड़ा होगा। जब आपके पास पैसा पड़ा होगा तो आपको पता होगा वो बैंक आपको इंटरेस्ट देता है। क्या आपको पता है इस इंटरेस्ट के ऊपर आपको 30% तक का टैक्स देना पड़ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, बहुत सारे लोग FD के अंदर भी पैसा लगाने का सोचते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं। FD के ऊपर पैसा लगाते हैं, वहां पर आपको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है, जैसे कि 5, 6, 7, 8% तक। दोस्तों, ये इंटरेस्ट आपको जब मिलेगा ये भी इनकम टैक्स के अंदर टैक्सेबल हो जाता है। इसके ऊपर भी आपको 30% तक का टैक्स बन सकता है, देना पड़ सकता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको डराने के लिए हम नहीं बना रहे हैं। आपको कानून का, लॉ का पता होना बहुत जरूरी है कि कब आपको टैक्स देना पड़ सकता है, कितना आपको टैक्स देना पड़ सकता है और कब आपको ITR भरनी मैंडेटरी है अगर आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट है या आपके पास FD का अकाउंट है, ताकि आपको इन फ्यूचर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले परेशान ना करें। तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल हमने बना दिए हैं, उनको भी आप फॉलो करते जाइएगा। टैक्सीलेंट नाम से हमने एक नया चैनल बनाया है दोस्तों, जहां पर हम मनी की, फाइनेंस की, इन्वेस्टमेंट की बात करने वाले हैं। उसको भी प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसका की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है। तो देर ना करते हुए FD और सेविंग के ऊपर होने वाली कमाई जो कि ब्याज होती है, उसके ऊपर आपको कैसे, कब और कितना टैक्स देना है जान लेते हैं। दोस्तों, जिस तरह से हमने डिस्कस किया था कि 30% टैक्स आपको देना पड़ सकता है, सेविंग की अमाउंट के ऊपर नहीं बता रहे हैं हम, सेविंग के इंटरेस्ट के ऊपर। और FD आप करवाते हैं या RD करवाते हैं, उसका कोई ब्याज आपको मिल रहा है तो क्या आपको उसके ऊपर, क्या हर व्यक्ति को 30% टैक्स देना पड़ेगा? तो मेक श्योर करें इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले हम बात करेंगे सेविंग बैंक अकाउंट की। आपको पता होगा इंडिया के अंदर हर व्यक्ति का सेविंग बैंक अकाउंट है। एक ही नहीं दोस्तों, 2, 5, 10 बैंक अकाउंट रख रखे हैं। बहुत सारे लोग तो मल्टीपल बैंक अकाउंट रखते हैं, चाहे बैंक के अंदर हो, चाहे पोस्ट ऑफिस के अंदर हो। आजकल तो बहुत सारे पेमेंट बैंक, जैसे कि पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, इस तरह के बहुत सारे बैंक आपके खुल गए हैं ऑनलाइन ही। उनके अंदर भी आप अपना बैंक अकाउंट खुलवा लेते हैं। तो दोस्तों, इंटरेस्ट मिलता होगा आपको सेविंग बैंक अकाउंट में। ये इंटरेस्ट बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। बहुत सारे बैंक हर महीने आपको देते हैं, जैसे कि AU बैंक। लगभग बैंक क्वार्टरली इंटरेस्ट आपको देते हैं, जैसे कि SBI। कुछ बैंक हाफ ईयरली देते हैं। ये इंटरेस्ट आपका 2.7% से लेकर के 5, 6, 7% तक बहुत सारे प्राइवेट बैंक देते हैं। तो क्या आपको ये ब्याज मिलता है? दोस्तों, यहाँ पे इस वीडियो के अंदर जो आपको मूल अमाउंट है, मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए कहीं से आ गए हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। उससे जो कमाई करी है आपने, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। इस पैसे के ऊपर जो बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है, सिर्फ उसकी बात हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो और एक डिपॉजिट होती है, एक मैंने आपको सेविंग बैंक अकाउंट बताया, एक फिक्स डिपॉजिट जिसे कि FD बोलते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट जिसे कि RD बोलते हैं, जिसका आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% से लेकर के 8-9% तक कई बैंक वाले देते हैं। एक होता है ऑटो स्वीप या फ्लेक्सी अकाउंट, जिसके अंदर आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में ही FD का फायदा उठाते हैं, या कई बार करंट में भी आपको ये फैसिलिटी दे दी जाती है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है कि फ्लेक्सी अकाउंट, RD अकाउंट, FD अकाउंट के ऊपर जो ब्याज मिलता है उसके ऊपर आपको कब 30% टैक्स देना पड़ जाता है। आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, पिछले 3-4 सालों से गवर्नमेंट ने AIS, TIS नाम के जो 2 फॉर्म इंट्रोड्यूस किए थे। यहाँ पे 50 से ज़्यादा तरह की ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन शो होती है जो आप अपने पैन कार्ड के थ्रू करते हो। तो जितना भी इंटरेस्ट आप कमा रहे हैं, चाहे आप अपना सेविंग का इंटरेस्ट करा रहे हैं, FD का इंटरेस्ट कमा रहे हैं, RD का इंटरेस्ट कमा रहे हैं, ये सारा का सारा डाटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना चली जाती है। चाहे आपको 10 रुपये का इंटरेस्ट आ रहा हो, वो भी सूचना चली जाती है। तो आपको TDS कब कटता है, आपका टैक्स आपको कब देना है, ये सारे के सारे रूल आपको अपने इंटरेस्ट इनकम के ऊपर पता होने बहुत जरूरी है, ताकि इन फ्यूचर में जब आप ITR भरें या ITR नहीं भरें तो डिपार्टमेंट वाले आपको टैक्स भेज करके, नोटिस भेज करके परेशान ना करें। हम बात करने वाले हैं 1/4/2024 से लेकर के 31/3/2025, फाइनेंशियल ईयर 24-25 चल रहा है और इसका असेसमेंट ईयर 25-26 चल रहा है। तो क्या क्या चीजें हम डिस्कस करेंगे कि इंटरेस्ट पर टैक्स आपको देना है या नहीं देना है, कब देना है, आपका कब इंटरेस्ट पर TDS कट सकता है, कब आपको ITR भरनी पड़ेगी अगर आपको इंटरेस्ट की इनकम हो रही है, तो TDS से हम कैसे बच सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे, अगर आपका TDS कट गया है और आपका टैक्स आपको देना है, क्या ये एक ही बात होती है या अलग अलग बात होती है, इन चीज़ों को हम विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बताने वाले हैं। ये कौन सी लिमिट है? ये एक ऐसी लिमिट है जो अगर आपकी इस लिमिट से क्रॉस हो जाती है इनकम,
तो ITR आपको भरनी पड़ेगी। आपको पता है 5 तरह के हेड होते हैं, सैलरी, इसके अलावा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, रेंट की इनकम आती है, इसके अलावा अगर आप कोई माल बेच रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, बिजनेस हो गया, शेयर मार्केट में या कोई प्रॉपर्टी बेची तो वो कैपिटल गेन हो गया। इन चारों में जो नहीं आया वो आपका 5वां अदर सोर्स में आ जाता है। तो आपकी जो रेंट की इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आती है। अब जो आपकी ITR भरने की लिमिट है दोस्तों, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं, आपको पता होगा ओल्ड और न्यू 2 तरह के टैक्स रिजाइम है। अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है और आपकी एज, आपकी जो इनकम है 2.5 लाख रुपए या उसको क्रॉस कर जाती है, तो ITR भरनी आपके लिए मैंडेटरी है। इस इंटरेस्ट को, पेंशन को, रेंट को, सारी इनकम को मिलाने के बाद अगर आपकी उम्र 60 से 80 है तो 3 लाख रुपए, 80 साल से ज्यादा अगर आपकी एज है और आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा चली जाती है तो आपको ITR भरनी पड़ेगी। ये आपको डिडक्शन और एग्जम्पशन से पहले देखनी है। और वहीं पर अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम की बात करें, किसी भी उम्र के आप व्यक्ति हो, चाहे 40 साल के हो, चाहे 60 साल के हो, चाहे 90 साल के हो, अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा चली जाती है तो आपको ITR भरनी पड़ेगी। आपका इंटरेस्ट और FD और सेविंग के इंटरेस्ट को मिलाने के बाद हम यहाँ पे बता रहे हैं। अब टैक्स रिजाइम की हम बात कर लेते हैं। टैक्स रिजाइम के अंदर हमने आपको बताया 2 तरह की टैक्स रिजाइम है। न्यू टैक्स रिजाइम जहां पर आपको टैक्स रेट थोड़े से कम लगते हैं, ओल्ड टैक्स रिजाइम में टैक्स रेट ज्यादा है लेकिन काफी सारी डिडक्शन और एग्जम्पशंस का बेनिफिट मिल जाता है। न्यू टैक्स रिजाइम में जाना है या ओल्ड में, ये आपका डिसीजन होने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट 1961 का 80TTA, बहुत ही फेमस सेक्शन है दोस्तों। हर व्यक्ति इस सेक्शन का फायदा उठाता है। आपको पता होगा सेविंग का ब्याज अगर आपको मिल रहा है तो उसके ऊपर टैक्स आपको नहीं देना है। 10,000 रुपए तक का अगर 1 साल के अंदर सभी बैंक अकाउंट को मिलाकर के सेविंग का ब्याज आता है तो कोई इंटरेस्ट आपको नहीं देना है। इस कंडीशन ये है कि आपकी उम्र 60 साल से कम होनी चाहिए जितने भी बैंक अकाउंट हैं। लेकिन एक कंडीशन इसकी और है, ओल्ड टैक्स रिजाइम में अगर आप जाते हैं तभी आपको 10,000 रुपए की छूट मिलेगी। ओल्ड टैक्स रिजाइम काफी रिस्ट्रिक्टेड वाला है दोस्तों। आपको पता होगा 31 जुलाई के बाद में आप अपनी ITR को ओल्ड टैक्स रिजाइम में नहीं भर पाएंगे तो आपको 10,000 रुपए की छूट नहीं मिलेगी। ये आपकी इनकम में जुड़ जाने वाला है। और वहीं पर सेक्शन 80TTB, 80TTA का जो बड़ा भाई है दोस्तों, ये सेविंग के साथ साथ में FD का ब्याज, RD का ब्याज की बात करता है। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और आपको 50,000 रुपए की छूट ये दे देने वाला है, लेकिन ये भी आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना पड़ेगा तभी आपको ये छूट मिलेगी। और 31 जुलाई से पहले ही आपको अपनी ITR भरनी पड़ेगी, तब आप अपनी इनकम में से 50,000 रुपए FD प्लस सेविंग के ब्याज को घटा सकते हैं। तो ये चीज आपको समझ आ गई। अब हम सेविंग के ब्याज की बात कर रहे थे। तो अगर आप मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़े हैं, हालांकि 5 लाख रुपए आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में रखते हो, ये तो मूर्खता से कम नहीं होता है, क्योंकि आप इसको कम से कम ऐसी जगह तो इन्वेस्ट करें जहां पर आपकी इन्फ्लेशन को बीट करता है। लेकिन अगर आपको ये 4% का ब्याज भी देते हैं तो दोस्तों 20,000 रुपए 1 साल का आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब ये इंटरेस्ट आपकी इनकम में जुड़ जाएगा। दिस इज नीड टू बी एड ग्रोस टोटल इनकम में, और आपकी ITR भरनी है या नहीं भरनी है डिसाइड करेगा। अब मैं आपको बताना चाह रहा था दोस्तों, अगर आपकी इनकम है 2,40,000 रुपए और आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाते हो, लेकिन आपका ये जो 20,000 रुपए का ब्याज जुड़ गया तो आपकी 2,60,000 रुपए इनकम होगी। आपकी उम्र 60 साल से कम है तो 2.5 लाख से ऊपर इनकम जाने के बाद आपको ITR भरनी पड़ जाएगी। हालांकि आपका टैक्स तो 5 लाख तक नहीं लगेगा, लेकिन ITR भरनी आपके लिए जरूरी हो जाएगी। तो इंटरेस्ट के जो सेविंग के इंटरेस्ट को आप अपने इनकम में हमेशा जरूर जोड़ें। अब बात कर लेते हैं टैक्स ऑन इंटरेस्ट इनकम। दोस्तों इंटरेस्ट ऑफ सेविंग अकाउंट, FD अकाउंट, RD अकाउंट, ये हमारा टैक्सेबल होता है। आपको पता होगा 2 तरह का इंटरेस्ट आता है, एक टैक्सेबल और एक टैक्स फ्री। जैसे कि हम बात करें PPF का ब्याज है, सुकन्या समृद्धि योजना का ब्याज है, इस पे आपको टैक्स नहीं देना होता है, लेकिन FD, RD और सेविंग पर देना होता है। और आपको पता होगा मैंने 5 हेड आपको बताए थे, लास्ट वाला हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर देना होगा। और क्या रेट पर देना होगा यहाँ पर, क्या 5%, क्या 20%, क्या 30%, ऐसा स्लैब है। यहाँ पे कोई फिक्स रेट आपको FD और सेविंग के ब्याज पर नहीं देना है। आपका जो टैक्स रिजाइम है, टैक्स स्लैब है, मैंने आपको बताया था ओल्ड टैक्स रिजाइम और न्यू टैक्स रिजाइम। जिस टैक्स रिजाइम में आप जाना चाहेंगे उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाते हैं, इस FD का ब्याज, सेविंग का ब्याज और अदर इनकम मिलाकर के 3 लाख रुपए तक है, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है और हो सकता है आपको ITR भी भरने की जरूरत ना हो। 3 लाख से 7 लाख पर 5%, 7 से 10 पर 10%, 10 से 12 पर 15, 12 से 15 पर 20, और आपकी इनकम अगर 15 लाख से ऊपर चली जाती है तो दोस्तों 30% टैक्स देना पड़ जाएगा। अब मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मान लीजिए आपकी सैलरी की इनकम आ रही है 16 लाख रुपए और आपने इंटरेस्ट कमा लिया 1 लाख रुपए, तो दोस्तों सैलरी के साथ साथ में आपकी जो ये इनकम है ये भी 15 लाख से ज़्यादा चलेगी। अब इस इंटरेस्ट पर आपको 30% टैक्स देना पड़ जाएगा।
और वहीं पर अगर आपकी सैलरी की इनकम आ रही है 1 लाख रुपए और आपका इंटरेस्ट आया 1 लाख रुपए, तो आपकी इनकम तो 3 लाख से कम हो गई, तो आपको 0 टैक्स देना है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान दें। न्यू टैक्स रिजाइम में टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको एफडी और इंटरेस्ट जो सेविंग का ब्याज है उस पर ब्याज देना है। और 80TTA के अंदर आपको कोई 10,000 की छूट नहीं है, 80TTB के अंदर आपको कोई 50,000 रुपए की छूट नहीं है, क्योंकि आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं। एक और चीज मैं क्लियर कर दूं दोस्तों, सेक्शन 87A जो मैंने आपको 3 लाख के बाद टैक्स बताया, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाते हो और आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक भी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी दोस्तों सैलरी आ रही है 6,50,000 रुपए और इसके साथ में 1 लाख रुपए आपका एफडी सेविंग का ब्याज आया, तो आपकी इनकम हो गई 7,50,000 रुपए। लेकिन आपको टैक्स 1 भी रुपए नहीं देना है, क्योंकि इनकम टैक्स का सेक्शन 87A कहता है जिस व्यक्ति की इनकम 7 लाख रुपए तक है, लेकिन आपकी तो 750 होगी, तो सैलरी वालों को 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने के बाद ये आपकी 675 रहेगी। तो आपकी इनकम 7 लाख से कम हो गई। 7 लाख से इनकम अगर आपकी कम होती है तो 87A बोलता है कि आपको टैक्स नहीं देना है, आपका टैक्स हो जाएगा 0। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। न्यू टैक्स रिजाइम में 7 लाख रुपए तक की भी इनकम होती है तो सेविंग और एफडी का ब्याज आपका 0 हो जाने वाला है। मार्जिनल रिलीफ भी आपको देते हैं 87A की छूट के बाद में भी। अगर मान लीजिए मैंने आपको बताया आपकी इनकम है 7,76,000 रुपए, जिसमें एफडी और सेविंग सारा मिला हुआ है, लेकिन 75,000 रुपए को आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन की भी छूट दे देंगे, तो आपकी इनकम कितनी रहेगी 7,01,000 रुपए। तो आपकी इनकम तो 7 से ऊपर चली गई, तो गवर्नमेंट कहती है कि 3 लाख के बाद आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन आपके साथ में नाइंसाफी हो जाएगी। सिर्फ 1,000 रुपए ऊपर जाने के कारण आपको 20,000 रुपए का टैक्स देना पड़ जाएगा। तो गवर्नमेंट बोलती है मार्जिनल रिलीफ आपको दे देंगे, 7 लाख से जितनी आपकी ऊपर इनकम जाएगी उतना ही टैक्स देना है। तो 7,01,000 है तो 1,000 रुपए का आपको टैक्स देना है, बाकी के 24,000 रुपए की रिबेट आप ले सकते हैं। हालांकि यहाँ पे 19,000 की रिबेट मिलेगी, तो जो भी आपका यहाँ पे 20,000 रुपए की रिबेट मिलेगी, लेकिन जो भी आपका टैक्स का मार्जिन है वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं ओल्ड टैक्स रिजाइम की। 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 से 5 5%, 5 से 10 20% और 10 लाख से ऊपर 30% टैक्स आपको देना है। और यहाँ पर भी 87A सेक्शन की बात करता है। न्यू टैक्स रिजाइम में 87A बोलता था कि 7 लाख तक की इनकम, यहाँ बोलते हैं जिस व्यक्ति की इनकम 5 लाख तक है उसको कोई टैक्स नहीं देना है और 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आ जाती है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों 4,45,000 रुपए तो आपकी सैलरी की इनकम थी, HRA वगैरह सब होम लोन वगैरह घटाने के बाद में, और वहीं पर 1 लाख रुपए का आपने ले लिया इसके अंदर इंटरेस्ट सेविंग का, एफडी का और जो भी आपका आ रहा था, तो 5,45,000 रुपए आपकी इनकम हो गई। यहाँ पर 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाएगी, आपकी इनकम रहेगी 4,95,000 रुपए। आपकी इनकम 5 लाख से कम आ गई तो गवर्नमेंट बोलती है कि आपको सेक्शन का जो छूट है वो दे देंगे 87A की और आपका टैक्स हो जाएगा 0। और वहीं पर 80TTA के अंदर 10,000 की और छूट आपको दे सकते हैं हम सेविंग की, और 80TTB के अंदर अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो एफडी सेविंग आरडी पर 50,000 की एडिशनल छूट आपको मिल जाने वाली है। तो टैक्स ऑन इंटरेस्ट इनकम, सो देयर माइट बी 0 टैक्स। मैंने आपको बता दिया था अगर आपकी बाकी इनकम मिलाने के बाद में अगर आपकी इनकम 3 लाख तक रहती है, या आपकी इनकम मान लीजिए न्यू टैक्स रिजाइम में 7 लाख तक रहती है, ओल्ड टैक्स रिजाइम में 5 लाख तक रहती है, तो आपका टैक्स 0 हो जाएगा। और वहीं पर अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाते हैं और आपकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा चली जाती है तो आपको 30% भी टैक्स देना पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है आपकी बाकी इनकम क्या है, आपका टैक्स रिजाइम क्या है, तो उस हिसाब से आपको सेविंग और एफडी के इंटरेस्ट पर टैक्स देना पड़ जाएगा। अब टैक्स और टीडीएस ये 2 कंसेप्ट अलग अलग है, लेकिन ये साथ में चलते हैं। ये 2 कंसेप्ट हैं, लेकिन टैक्स ऑलरेडी डिस्कस नीड टू पे ओनली इफ इनकम क्रॉस टैक्सेबल लिमिट। आपको मैंने बता दिया अगर न्यू में 7 लाख, ओल्ड में 5 लाख से ज़्यादा इनकम चली जाती है तो आपको टैक्स देना है, नहीं तो आपको टैक्स नहीं देना है। ITR का भरनी है, 3 लाख से ज़्यादा इनकम होने पर आपको ITR भरनी है। लेकिन टीडीएस क्यों लाया गया? टैक्स की चोरी को रोकने के लिए लाया गया। एक व्यक्ति था, उसने 10 लाख रुपए की एफडी कराई और मान लीजिए 10% के हिसाब से उसको 1 लाख रुपए का ब्याज मिल गया। बाकी इनकम जो आ रही है, सैलरी पेंशन वगैरह सब दिखा दी उसने, लेकिन इस इंटरेस्ट को गवर्नमेंट को ITR में शो ही नहीं किया। तो गवर्नमेंट बोली ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी बैंकर की। उस बैंक वाले को बोल दिया अब किसी व्यक्ति को अगर आप 1 लाख या कितना भी आप इंटरेस्ट देते हो एक लिमिट से ज़्यादा, जो लिमिट है 40,000 रुपए, तो आप इसका 10% टैक्स काट करके देंगे जो कि टीडीएस होगा। तो जब इसकी एफडी के अंदर आप पैसा जोड़ेंगे तो 1 लाख की जगह 90,000 ही जुड़ेगा, और बाकी के जो 10,000 रुपए थे वो आपके पैन कार्ड में फॉर्म 26A में आपको शो हो जाएंगे। तो इसका शो करने का मतलब है कि इनकम टैक्स को ये सूचना चली गई है, आपने एफडी पर 1 लाख का ब्याज कमाया है, अब आपको उस एफडी को ITR में दिखाना जरूरी हो जाएगा। तो टीडीएस क्या है? एक तरह से एडवांस टैक्स है। आपको पता होगा जिस व्यक्ति का टैक्स 10,000 से ज़्यादा का बनता है उसको टैक्स एडवांस में पहले ही साल जब चल रहा है जब भी भरना पड़ता है। तो आप
आपको ये एक तरह से एडवांस टैक्स का यहाँ पे जो सुविधा है इसको देखने को मिलती है। बट टीडीएस कंसेप्ट आपका सेविंग बैंक अकाउंट में नहीं है। मैंने आपको बताया एफडी के अंदर अगर आप 40,000 से ज्यादा का ब्याज कमाते हो तो आपका 10% टैक्स काट करके बैंक देगा। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो 50,000 से ज्यादा का आपको अमाउंट मिल रहा है एफडी के ब्याज पर तो आपका टीडीएस काटा जाएगा। लेकिन सेविंग बैंक अकाउंट में चाहे आप 1 लाख रुपए का ब्याज लें चाहे 5 लाख का ब्याज लें, आपका कोई टीडीएस नहीं काटेगा कितनी भी आपकी इंटरेस्ट की इनकम आ रही हो। तो दोस्तों टीडीएस की जो है वो सिर्फ एफडी अमाउंट पर कटता है। 40,000 से ज्यादा पर एनम एक साल के अंदर, एक साल होता है आपका 1/4/2024 से लेकर के 31/3/2025। इस पूरे साल के अंदर अगर आपका ब्याज 40,000 से ज़्यादा एक बैंक दे रहा है तो आपका टीडीएस काटा जाएगा। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो 40 की जगह 50,000 रुपये की लिमिट आपको ये दे दी गई है। और जो डिडक्टेड टीडीएस था, इंटरेस्ट था, ये आपके ऑनलाइन शो हो जाएगा और आपको अपनी आईटीआर में मजबूरी में दिखाना पड़ेगा। एआईएसटीएस में तो ब्याज आपका चाहे 100 रुपये आ रहा हो तो भी आएगा, और आपका टीडीएस कट गया है तो 26AS फॉर्म होता है उसके अंदर भी आपका शो होने वाला है। सो टैक्स इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको टैक्स देना है। एफडी के ब्याज को, सेविंग के ब्याज को आप अपनी इनकम में जोड़ लें, और अगर आपको टैक्स देना है तो आप दें, नहीं देना है तो ना दें। आईटीआर भरनी है तो भरें, नहीं तो ना भरें। और जो टीडीएस की जिम्मेदारी है वो बैंक की है। बैंक आपको 10% फ्लैट लगाएगा। उसको नहीं पता है कि आपकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है या 15 लाख से ज्यादा है। हो सकता है आपका इनकम नीचे आ रही हो तो आप इस सारे के सारे टीडीएस को रिफंड ले लें। हो सकता है आपकी 30% की कैटेगरी में आ रही हो तो 20% आपको और ज्यादा इंटरेस्ट के ऊपर उसके ऊपर टैक्स आपको देना पड़ जाए। तो टीडीएस की जो जिम्मेदारी है बैंक की है और टैक्स की जिम्मेदारी आपकी है। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। नॉर्मली 10% टीडीएस कटता है, पैन कार्ड नहीं दोगे तो 20% करेगा, और ये कटा हुआ टीडीएस आपके ऑनलाइन शो भी नहीं होगा और उसको आप रिफंड भी नहीं ले पाएंगे। तो आप जरूर ध्यान दें, जब भी आप एफडी करवाएं तो पैन कार्ड जरूर अपडेट करें बैंक के अंदर, पोस्ट ऑफिस के अंदर, और टाइम टाइम पर आप अपना फॉर्म 26AS ASTS जरूर चेक करते रहें ताकि वहां पर कोई ऑन रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस, कोई टीडीएस कटा हो तो आपको पता लग जाएगा। एक एग्जांपल देना चाहूंगा, 10 लाख रुपए की एफडी थी, 8% ब्याज था तो 80,000 रुपए का ब्याज आ गया। 80,000 में से 10% का जो 8,000 वो काट लेंगे। 8,000 रुपए तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा हो जाएगा और 72,000 रुपए आपकी एफडी में जोड़ दिया जाएगा और आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। अब आप अपनी इनकम देखें, अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा है तो आईटीआर जरूर भरें, और अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो आपका टैक्स जीरो हो जाएगा। तो ये 8,000 रुपये जो कटा था ये आईटीआर भरने के बाद में आप अपने बैंक अकाउंट में वापस से रिफंड मंगवा सकते हैं। आफ्टर ईयर एंड आपकी इनकम दोस्तों 10 लाख चली गई तो आपको टैक्स पे करना पड़ रहा था मान लीजिए 50,000 रुपए, लेकिन 8,000 रुपए तो आपका टैक्स उन्होंने पहले ही काट लिया बैंक ने। तो बैंक को तो नहीं पता था कि आपको कितना टैक्स देना है, उन्होंने तो अपने एफडी के ब्याज का 10% काटा है। तो बाकी का 42,000 रुपए आप अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स दे देंगे। अगर आपका टैक्स जीरो होता है तो उस 8,000 रुपए को आप रिफंड ले सकते हैं। टीडीएस का रिफंड मैंने बताया, आईटीआर भरने के बाद में आपका टीडीएस रिफंड ले लेंगे। अगर आपका टैक्स नहीं बनता है तो जरूर ले सकते हैं। तो जो टैक्स देना है वो इंटरेस्ट पर देना है या प्रिंसिपल अमाउंट पर भी देना है। बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन था, सर हमने 1 लाख रुपए की एफडी कराई, उस पर 10,000 रुपए का ब्याज मिला तो हमें क्या जो टैक्स देना है या इनकम में जोड़नी है वो 10,000 जोड़नी है, लाख जोड़नी है या 1,10,000 जोड़नी है। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपका खुद का है, इसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। सिर्फ आपने जो कमाई करी, चाहे सेविंग का ब्याज है चाहे एफडी का ब्याज है, सिर्फ उस ब्याज को ही आप इनकम में जोड़ेंगे। हालांकि सेविंग बैंक अकाउंट में कोई और इनकम आपकी आ रही है, कोई पैसा और आ रहा है, वो आपको देखना पड़ेगा ये पैसा आपके पास कहाँ से आया था, वो आपकी इनकम में आपने को जोड़ना पड़ सकता है। तो टीडीएस अगर आप नहीं कटवाना चाहते हैं, अगर मान लीजिए आपकी इनकम ही 3 लाख रुपए है और आप चाहते हैं कि मुझे तो ना तो आईटीआर भरनी है ना ही मुझे टैक्स के झंझट में पड़ना है, तो आप चाहते हैं कि टीडीएस ना काटा जाए एफडी के ऊपर, सेविंग पर तो वैसे नहीं कटेगा, तो फॉर्म 15G या 15H होता है वो आपको बैंक में देना पड़ेगा। जब आप एफडी करवा रहे हैं या एफडी आपने करवा ली लेकिन आप भूल गए तो उसको बाद में भी दे सकते हैं। अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है तो फॉर्म 15G, अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो फॉर्म 15H आपको देना पड़ेगा। ये एक रिक्वेस्ट होती है कि कृपया करके मेरा टैक्स ना काटा जाए क्योंकि मुझे आईटीआर नहीं भरनी है, बाद में मुझे रिफंड लेने में ऐसे ही बिना बात से झंझट पड़ेगा, मुझे किसी टैक्स प्रोफेशनल को फीस देनी पड़ेगी। तो ये आईटीआर आपको, ये जो टीडीएस का फॉर्म है 15G और 15H आप उनको दे सकते हैं। लेकिन ये कौन दे सकता है? बहुत सारे लोगों का डाउट है, सर मेरी तो 7 लाख तक इनकम पर टैक्स ही नहीं है तो मुझे ये फॉर्म नहीं देना है। आप एक बात का ध्यान दें, 3 लाख से ज्यादा जब गवर्नमेंट कह रही है आपकी इनकम है तो आपको आईटीआर भरनी पड़ेगी। इसके साथ में आपको आपका जो टैक्स पहले कैलकुलेट होगा, फिर आपको 87A की रिबेट मिलेगी। तो इस चीज का ध्यान दें, अगर आपकी इनकम न्यू में 3 लाख से कम है तभी इस फॉर्म को दें। अगर आपकी इनकम 4 लाख भी चली जाती है तो आप ये फॉर्म ना दें क्योंकि ये लीगली सही नहीं है। और ओल्ड टैक्स रजाई में 2.5 लाख रुपए 60 साल से नीचे वाले,
3 लाख रुपए 60 से 80 वाले, 5 लाख रुपए 80 साल से ज़्यादा वाले व्यक्तियों को ये फॉर्म देना है, उससे ज़्यादा इनकम वालों को नहीं देना है। और हर साल आपको ये देना है। मान लीजिए आपने एक एफडी बनाई 5 साल की, तो आपको हर साल, हो सकता है 23-24 में आपका टीडीएस ना काटा जाए, लेकिन 24-25 में उनका नया सिस्टम चालू हो गया तो फिर आपका टीडीएस काट सकते हैं। तो जब जब आपने टीडीएस कटने से बचना है तो साल स्टार्ट होने के बाद अप्रैल के अंदर ही आपको ये जमा करवा देना है। और या आप अपनी एफडी इतनी रखें कि आपका ब्याज 40,000 या 50,000 से कम ही आए। मान लीजिए आपने दोस्तों, आपने 40 लाख रुपए की एफडी करानी है, तो आप 4 बैंकों में 10-10 लाख रुपए की एफडी कराते हैं, और मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आपका 3% ब्याज है, तो 30-30 हज़ार रुपये एफडी का ब्याज मिलेगा, तो कोई भी टैक्स नहीं कटेगा। इसके अलावा DICGC एक संस्था है जो हर बैंक में आपको 5 लाख रुपए की गारंटी सिक्योरिटी प्रदान करती है अगर कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है। तो सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट ओल्ड टैक्स रेजाइम में 10,000 रुपए का माफ है। उसके बाद में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जुड़ जाएगा, टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। और वहीं पर सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट न्यू टैक्स रेजाइम में सारा का सारा इंटरेस्ट आपकी इनकम में जुड़ जाएगा और आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ जाएगा। एफडी का ब्याज दोस्तों ओल्ड टैक्स रेजाइम में आपको इनकम में जुड़ जाएगा सारा का सारा, और टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना है। लेकिन अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो 50,000 की छूट आप ATTTB के अंदर ले लें। उसके बाद जितनी भी इनकम बचेगी एफडी के ब्याज को मिला करके उस पर आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना है। और दोस्तों इसके अलावा एफडी का इंटरेस्ट है, अगर आप ओल्ड टैक्स रेजाइम में 60 साल से कम के हो तो आपको पता है वो इनकम में जोड़ लेना है, फिर उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं काफी सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। सेक्शन 194A TDS, एक बैंक के अंदर 40,000 से ज्यादा का एफडी का इंटरेस्ट आता है, या आप सीनियर सिटीजन है तो 50,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट आता है, तो 10% TDS आपका काट लिया जाएगा। ITR फाइलिंग की लिमिट न्यू टैक्स रेजाइम में 3 लाख, ओल्ड टैक्स रेजाइम में 2.5 लाख रुपए आपकी लिमिट है। टैक्स लिमिट दोस्तों आपको पता होगा, सारी छूट लेने के बाद में ओल्ड टैक्स रेजाइम में अगर आपकी इनकम 5 लाख तक आ जाती है तो 1 भी रुपये टैक्स नहीं देना है, और वहीं पर न्यू टैक्स रेजाइम में 7 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है। इनसे ऊपर इनकम चली जाती है तो टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। तो टैक्स ऑन इंटरेस्ट हो सकता है आपको 0% टैक्स देना पड़े, हो सकता है 30% टैक्स देना पड़ जाए। जितना भी ब्याज आएगा AIS TIS में आपका शो होगा, तो आपको AIS TIS टाइम पे चेक करते रहना है। कम से कम साल में एक बार तो जरूर चेक करना है। प्रोफेशनल हेल्प लेनी है दोस्तों, किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप टैक्स प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट से हेल्प लें। लॉयल रहें, लीगल रहें, किसी भी तरह की आप फेक डिडक्शन वगैरह ना लें। अगर आपके ऊपर ITR के रूल एप्लीकेबल होते हैं तो जरूर भरें। अननेसेसरी ट्रांजेक्शंस को ना करें दोस्तों। अगर आपने 10 लाख से ऊपर की एफडी करा दी, मान लीजिए इसका 6% ब्याज है तो 60,000 ही ब्याज मिला आपका, लेकिन आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा नहीं गई तो आप कहेंगे कि ITR भरनी जरूरी नहीं है। लेकिन 10 लाख से जिसकी इनकम ज्यादा होती है या कोई ऐसा ट्रांजेक्शन करता है और वो ITR नहीं भरता है, तो इनकम टैक्स का सेक्शन 148 उसको 4 साल खत्म होने तक उसको नोटिस भेज के पूछ सकता है कि आपका ये 10 लाख कहाँ से आया था। आप नहीं बता पाएंगे तो वो इनकम मान लेगा। और वहीं पर अगर आपने ITR भरी होती तो सेक्शन 148 का नोटिस आपके पास नहीं आता। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें दोस्तों। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के चैनल हमारे हैं वो फॉलो कर लें, वहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हम डालते रहते हैं। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। टैक्सीलेंट नाम का एक नया चैनल हमने बनाया है, वहाँ पर मनी की फाइनेंस की बात करते हैं, उसको भी सब्सक्राइब करते जाइएगा। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर कीजिएगा जिनके पास में बैंक अकाउंट है, जिन्होंने एफडी करा रखी है और उनको इसके टैक्स के रूल के बारे में नहीं पता था। डाउट क्वेरी क्वेश्चन कोई रह गई हो तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।